हेलो एवरीवन, मैं खजान सिंह खजाना आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों ने पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेटों से कॉल किया है कि सर आपने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्री गाइडेंस प्रोग्राम चलाइए और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम अलग चलाइए। क्लियर? तो मैं आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट व्यक्ति आप लोगों को यहाँ गाइड करेंगे। जैसे हिस्ट्री वाले फैकल्टीज हिस्ट्री को डील करेंगे, ज्योग्राफी वाले फैकल्टी ज्योग्राफी को डील करेंगे, प्री और मेंस के हिसाब से अलग अलग टॉपिक वाइज। क्लियर? और हर सब्जेक्ट का फैकल्टी अपना सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा और उनकी गाइडेंस में आप प्री और मेंस आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। क्लियर? तो आइए मिलिए हमारे पहले फैकल्टी एसपी सिंह सर से। आइए सर। नमस्कार, मैं एसपी सिंह। स्वागत है आप सभी का खजाना आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। एक्चुअली सर ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है जीएस के लिए स्पेशली, जिसमें ये है कि सारे सेक्शंस जो जीएस के अलग अलग हैं तो सबके अपने अपने जो एक्सपर्ट हैं अपने विषय को लेकर के प्री मेंस, अभी तो प्री मेंस का इंटरव्यू का भी इसमें शामिल रहेगा, अलग अलग सेक्शन को लेकर के। तो प्री मेंस या इंटरव्यू को भी लेकर के एक सेक्शन वाइज डिवाइड कर ले अपने पूरे सिलेबस को, और प्रत्येक सेक्शन से प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कैसे उठते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए, इस पर चर्चा हो, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठ सकते हैं उसके आंसर राइटिंग पर फोकस करते हुए कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाए, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए, समझते हुए, और लिखने का एक अच्छी शैली कैसे डेवलप की जाए, उस पर चर्चा करने के लिए ये मेंटरशिप कार्यक्रम सर ने ऑनलाइन शुरू किया है। तो मैं एसपी सिंह इतिहास विषय को लेकर के उपस्थित रहूँगा। तो आज हम यहाँ पर केवल यही बताने आए हैं कि इतिहास विषय को लेकर के पहली चीज़ तो ये कि मैं रहूँगा, दूसरी बात यह है कि कैसे चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ये जानने की कोशिश कि कैसे प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा बहुत विस्तार में तो नहीं जाएंगे, उसको लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम में मेंटरशिप कार्यक्रम में इतिहास विषय में, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक टॉपिक उठा लो, जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आप उठा लेते हैं, मान लीजिए पाषाण काल, स्टोन एज। अब स्टोन एज उठाए तो स्टोन एज को हमने पूरा पढ़ा। कैसे पढ़ा? स्टार्टिंग से लेकर के, और स्टोन एज कब तक, सोर्सेज क्या है, सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिले हैं, उससे हमने उनके कल्चर के बारे में क्या जानकारी मिलती है, कहाँ से क्या मिला है, इस पर थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है? साइट कौन कौन से हैं, तो ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उसको लिख भी लेते, पढ़ भी लेते, और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल दूं कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, ये उठा लेते हैं कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, एग्रीकल्चर के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले। तो अब एक प्री का हो गया ये। लेकिन इसी पाषाण काल को, स्टोन एज को जब हम मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या बन रहा है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे उठ रहा है। तो आई थिंक एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि पिछले आए हुए क्वेश्चंस उठा करके हम लोग डिस्कस कर लें, फिर कुछ अनुमानित क्वेश्चन हो जाए। जैसे एक बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ से बहुत क्वेश्चंस नहीं उठते, बस चूंकि सिलेबस में शामिल है तो हमें पढ़ना ही पढ़ना उनको, ये चीज़। अब जैसे ये उठाना चाहे यहाँ पर कि बेसिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टाउनशिप, तो बेसिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टाउनशिप अगर इसको हम उठाएं तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि भारत में आरंभिक बस्तियों के बसाव पर, इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है और इस नेचर के क्वेश्चन आने की भी संभावना है। तो उसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे चीज़ें लिख सकते हैं। तो आरंभिक बस्तियों को बसाए, तो अब पढ़ते समय जब हम इस पॉइंट को हम फोकस करें कि पहले इंडिविजुअल लाइफ शुरू हुई, एकाकी जीवन, फिर इसके बाद ग्रुप लाइफ शुरू हुआ, मध्य पाषाण काल तक पहुंचते पहुंचते एक सामूहिक जीवन और एक परिवार हम कह सकते हैं आया अस्तित्व में, और इसके बाद परिवारों का यानी ग्रुप ऑफ द ग्रुप्स, समूहों का समूह जब बना नव पाषाण काल तक। तो आई थिंक इंडिविजुअल लाइफ से लेकर के ग्रुप ऑफ द ग्रुप्स तक जो एक एवोल्यूशनरी फॉर्मेट में ये जो चला है डेवलपमेंट, ये वो प्रोसेस हो सकता है जिसको हम फाइनली ये कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज considered
एज द बेसिक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाउनशिप। तो ऐसे अब इसको हमें लिखना कैसे है, तो शुरुआत कहाँ से करें, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों स्टेप में क्या क्या चेंजेज आए, एक बेसिक चीज। अब मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग अगर हम बात करें तो इसको 3 फॉर्मेट में जनरली हम लेते हैं। पहला फॉर्मेट तो एक इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में हमें केवल वही लिखना है कि हमने क्वेश्चन को क्या समझा, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उससे हमको लगा क्या, हम क्या समझ रहे हैं कि क्या वो जानना चाहता है, बस केवल यही चीज। और लास्ट 2 लाइन्स में केवल हम ये लिख सकते हैं कि आगे जो क्वेश्चन वो जानना चाहता है उसको हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसके पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताने वाले हैं। इसके बाद मेन बॉडी आती है, आंसर राइटिंग की आती है मेन बॉडी, ठीक है। अब मेन बॉडी में क्वेश्चन को देखें क्या जानना, क्वेश्चन 2 सेक्शन में है, 3 सेक्शन में है, क्वेश्चन 2-3 सेक्शन में डिवाइड होकर के आते हैं, पहली चीज तो, ठीक है। तो उतने पैराग्राफ बना करके उसको हम बताते हैं। और फाइनल जो होता है कि हम एक निष्कर्ष, जो एक लास्ट पैराग्राफ, हालांकि हेडिंग डाल के नहीं, लेकिन हम फाइनल जो पैराग्राफ लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ लिखते हैं, उसको निष्कर्षात्मक भाव में लिखते हैं कि इस तरीके से एक प्रूफ, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना इट इज प्रूव्ड, तो वैसे लिखते हैं इट इज प्रूव्ड। तो प्रूव्ड नहीं लिखना है, बस इस तरीके से जो पूछा जा रहा है वो चीजें निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो अब ये साधारण सा एग्जाम्पल मैंने रखा स्टोन एज के संदर्भ में। अब हर एक टॉपिक को उठा, इंडस वैली सिविलाइजेशन उठा ले, हम वैदिक कल्चर उठा ले, हम महाजनपद पीरियड उठा ले, मौर्य पीरियड उठा ले, मिडिल पीरियड में चले जाए, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे, तो उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। जो पहला जो सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे, और सेक्शन वाइज डिवाइड करें एक एक टॉपिक करके, जैसे कि 1857 पर मान लो पहुंच गए, 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857, अब एक सेक्शन हो गया। तो इस सेक्शन को पढ़ते समय पहली चीज तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चंस, वो फैक्चुअल चीजें किनारे कर लेंगे। फिर कॉन्सेप्ट को उठाते, तो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को अलग करते रहेंगे, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम इस मुद्दे को लेकर के दूं कि जैसे 1857 के विद्रोह का हमने नाम लिया। 1857 एक क्वेश्चन आता है मुख्य परीक्षा में, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहा, रिजल्ट रहा। तो जनरली कुछ लोगों ने कहा क्या ये प्रॉपर फेल ही रहा या कुछ और भी परिणाम हो सकते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन उठते हैं इसके रिजल्ट पर। तो अगर हम डिस्कस करने, तो अब यहां से प्री का क्या क्वेश्चन, तो प्री अगर उठाना चाहें हम, तो 1857 के विद्रोह को प्रॉपर्ली दबाने के बाद क्या रिजल्ट आया, तो अंग्रेजों ने क्या क्या पॉलिसी चेंज करी, क्या क्या पॉलिसीज इसमें चेंज करी है, ये देखने। तो 1858 के अधिनियम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी तरीके से ले लिया गया और उसे सीधे महारानी विक्टोरिया का अधीन कर दिया गया। भारत का शासन चलाने के लिए सेक्रेटरी स्टेट्स ऑफ इंडिया 15 सदस्यीय एक परिषद बना ली गई, ठीक है। अब ये जितनी फैक्चुअल चीजें हैं, भारत में भी औद्योगिकरण का विकास होगा, ये सारी चीजें, तो ये प्री के मुद्दे हो गए। लेकिन अगर हम इसी मुद्दे को एक ऐसे डिस्कस के तरफ लेके जाते हैं जो एक एनालिसिस बेस पर होता है कि क्या किस रूप में हम देखते हैं 1857 के विद्रोह को रिजल्ट हुए, तो अब जैसे मैं एक थोड़ा सा डिस्कस करूं, तो मुझको लगता है कि जैसे अगर हम असफल लोग कहते थे, एक युद्ध हुआ, एक लड़ाई हुई और उसमें भारतीय फ्लॉप कर गए, तो हम इसके रिजल्ट को अगर 3 भागों में बांट दे, जो मेन बॉडी में आने वाला है, अगर ये विद्रोह है तो क्या रिजल्ट है, अगर ये आंदोलन है तब क्या रिजल्ट है, और अगर ये क्रांति है तब क्या रिजल्ट है। क्लियर? तो इस रूप में ये एनालिटिकल फॉर्म है, इसमें कुछ लोग इस मुद्दे पर जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, तमाम सारी चीजें। हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, अपने आप को कैसे सेपरेट करेंगे और कैसे अधिक से अधिक वास्तविक दिखाने की कोशिश करेंगे, वास्तविक रूप से लिखने की कोशिश करेंगे, प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, मुद्दा ये है, ठीक है। तो अब जैसे इसको हमें करना हो, तो अब विद्रोह एक्चुअली होता है शस्त्र के साथ ही विद्रोह होता है, जो एक लड़ाई, एक युद्ध, एक बैटल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब ऐसे में देखा जाए तो विद्रोह का तो रिजल्ट सीधे सीधे फ्लॉप रहा है, क्योंकि इंडिया यानी 1857 के विद्रोह में भारतीय अंग्रेज से हार गए, दैट्स इट, दबा दिया गया। दूसरा मामला, अगर ये आंदोलन है तो आप 1858 का अधिनियम उठाइए ना, 1858 के अधिनियम उठाइए और आप देखिए 1858 के अधिनियम में कि उससे क्या क्या कौन कौन से क्लास हैं, वो जितने भी क्लास हैं आई थिंक वो आंशिक सफलता के रूप में आप देख सकते हैं।
हड़प नीति हटा ली गई, भारतीय राज्यों के साथ यथास्थिति में व्यवहार करने के बारे में बात स्वीकार कर ली गई, भारत का शासन, ठीक है, तो महारानी को सौंप दिया गया, भारत में भी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात कही गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो हमको लगता है जिन कारणों, विद्रोह के बहुत सारे कारण नहीं है, उसमें से कई कारण ऐसे रहे हैं जिन कारणों को समाप्त कर दिया गया 1857 के विद्रोह के बाद अंडर द एक्ट ऑफ 1859। तो एक्ट ऑफ 1859 के अनुसार उन कारणों को समाप्त, हमको लगता है कि ये आंशिक सफलता है। लेकिन जब हम इसको क्रांति के रूप में देखते हैं ना, तो हमको लगता है ये 1857 का विद्रोह 1858 में समाप्त ही नहीं हुआ, ये नेक्स्ट स्टेप पर अलग अलग फॉर्मेट में चलते ही रहा, ये अपना रूप बदलकर, अपना स्वरूप बदलकर आता ही रहा। और जैसे कि इसकी शुरुआत एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हुई थी, धीरे धीरे करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट में ये अगले स्टेप पर आता ही रहा। और ये 1857 में स्टार्ट तो हुआ, लेकिन समाप्त हुआ 1947 में, अगर हम इसको क्रांति के रूप में देखते हैं। अभी देखिए कितनी बड़ी एनालिसिस है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे चीजों को एक्सप्रेस करके हमें अपने आप एक एनालिटिकल अप्रोच में लिखना है और उसको एक वास्तविक आंसर के रूप में प्रदर्शित करना है। मुद्दा ये है। तो अब एक बैलेंस भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस सोच के भाव से, तो अगर अब जैसे इसी को हम दिखा दें कि अगर ये क्रांति है तो 1858 में नहीं खत्म हुआ, ये 1947 में खत्म रहा। और 1858 से लेकर 1947 के बीच में जितने स्टेप पर जितने प्रकार के आंदोलन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं भारत की तरफ से, वो 1857 के विद्रोह का एक बदला हुआ स्वरूप ही था। और स्वरूप बदल बदल करके आया। जैसा कि आरसी मजूमदार ने भी इस पर चर्चा करते हुए कहा है कि यह विद्रोह हालांकि तुरंत कोई परिणाम नहीं छोड़ सका, लेकिन जैसे मृत जूलियस सीजर जिंदा जूलियस सीजर से ज्यादा खतरनाक था, इस विद्रोह का स्वरूप भी बाद के आंदोलनों के लिए ठीक वैसे ही सिद्ध हुआ है। क्योंकि बाद के जो भी मूवमेंट हुए हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, एक इंस्पायरेशन के रूप में, एक कैटलिस्ट के रूप में जो काम किया है इसने ना, शायद वो भारत की आजादी के रूप में ही हमें प्राप्त हुआ है। तो शायद क्रांति सफल रही। तो अब ये एनालिसिस है, मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, बांट बांट के, अलग अलग करके, और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चीजों को हमें लिखना है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्री के क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे। तो इस पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम में हिस्ट्री का जो सेक्शन है, एक्चुअली मैं देखूंगा इस सेक्शन को देखते हुए कुल मिलाकर के सर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सर को इस मुद्दे पर जिस प्रकार से जो कार्यक्रम लेके आए इसके लिए धन्यवाद भी मैं ज्ञापित करना चाहता हूं, और अपना एफर्ट से भी मैं इस पर डालना चाहता हूं। ठीक है, तो आज थैंक यू।